हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर क्लास 11 का जो है, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इसका ये पार्ट 3 होने वाला है। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही बना दिए, नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो मेन टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे पास ज्वालामुखी, उसके प्रकार और उससे बनने वाली जो आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है ज्वालामुखी। सबसे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो पहला पॉइंट हमारे पास कि वह स्थान जहाँ से गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा निकलकर धरातल पर पहुँचता है। यानी कि ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ज्वाला, ज्वाला का मतलब समझो, ज्वाला का मतलब क्या होता है? आग। और मुखी, मुख, मुख का मतलब होता है मुंह, यानी आग का मुंह। इसका अर्थ तो ये निकल रहा है। लेकिन अगर इसको हम डिफाइन करने की बात आए तो हम कैसे कर सकते हैं इसको डिफाइन? कि वह जगह जहाँ से क्या निकले? गैसें निकले, राख निकले, तरल चट्टानी पदार्थ। भाई चट्टानी पदार्थ होते हैं ना, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो और लावा, ये जो है निकले और कहाँ पे पहुँचे हैं? धरातल पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। भाई ज्वालामुखी मेनली सभी ने देखा है, लेकिन अगर डिफाइन करने की बात आती है तो कोई कर नहीं पाता डिफाइन। तो आप इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखो, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, क्या कि वह जगह जहाँ से गैस भी निकले, राख भी निकले, तरल चट्टानी पदार्थ भी निकले, लावा भी निकले, और कहाँ पहुँचे? आसमान में, स्पेस में नहीं, बल्कि धरातल पर, ज़मीन पर पहुँचे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगर ये पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो तो ऐसी ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। भाई एक्टिव, सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव। आपने देखा हो कभी कभी कोई बंदा जो है दूसरे बंदे को कह देता है कि तू बहुत एक्टिव है, ठीक है, बहुत सक्रिय है, बहुत ही जागरूक है। ठीक है, तो क्यों कहता है? क्योंकि वो जो है अपने काम के प्रति एक्टिव रहता है। तो ज्वालामुखी का काम भी क्या होता है? ज्वालामुखी का काम क्या होता है? भड़काना। क्या भड़काना? आग भड़काना, आग आग उगलना। ठीक है, आग निकालना अपने अंदर से। तो ये जो है, ये इसका काम है। तो जब ज्वालामुखी इस काम को कर रही हो, यानी जब ज्वालामुखी फट रहा हो, ठीक है, और हम उसे देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो इसे हम क्या 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 कहेंगे? इसे हम कहेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, यानी ये सक्रिय है भाई, एक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल एक्टिव है ये। ठीक है, सक्रिय हो चुकी है। तो जब ज्वालामुखी फट रही हो, ठीक है, या फिर कुछ ही समय पहले ये सारे पदार्थ जो भी मैंने नाम लिए, लावा, गैस, ये भी कुछ ही समय पहले निकले हैं, तो ऐसे ही ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? जब तक ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है तब तक इसे मैग्मा और धरातल पर पहुंचने पर ये लावा कहलाता है। देखिए होता क्या है, आपको पता है मेंटल के 2 भाग हैं, एक ऊपरी भाग होता है और एक निचला भाग होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि मेंटल के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। तो अब होता क्या है कि ये जो पदार्थ होता है ना, राख, गैस, तरल चट्टानी पदार्थ, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? मेंटल के ऊपरी भाग में। ठीक है, और जब तक ये मेंटल के ऊपरी भाग में होती है तब तक इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। तब तक इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब ज्वालामुखी फटता है और ये धरातल पर आ जाता है, तब इसको हम क्या कहते हैं? तब इसको हम क्या कहते हैं? लावा। ठीक है, लावा कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारे पास लावा प्रवाह, ज्वलनशील, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैस। अब ये क्या है? देखिए जब ज्वालामुखी फटता है, ये सारी चीज़ें उसमें अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, यानी लावा प्रवाह। भाई लावा का प्रवाह भी होता है। ठीक है, भाई लावा बहता नहीं बहता? ज्वलनशील, ज्वलनशील का मतलब होता है लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा। ठीक है, जो लावा होता है उसके जमे हुए टुकड़े होते हैं, उन्हीं का मलबा होता है। ठीक है, तो ज्वलनशील, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण और गैस, ये सारी चीज़ें जो है जब ज्वालामुखी फटता है तो ये सारी चीज़ें निकलती हैं ज्वालामुखी से। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितनी प्रकार की होती है? वैसे ज्वालामुखी बहुत सारे प्रकार है। जब आप आगे ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, तो आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है और बहुत सारी ज्वालामुखी होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है 5 ज्वालामुखी जो यहाँ पे दे रखी है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली है शील ज्वालामुखी, दूसरी है मिश्रित ज्वालामुखी, तीसरी है ज्वालामुखी कुंड, ये भी ज्वालामुखी है। ठीक है, चौथा बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, और पांचवा मध्य महासागरीय ज्वालामुखी। किसके आधार पर बांटा गया है ज्वालामुखी को? कि ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर। यानी जब ज्वालामुखी जो
आग निकालती है या जो राख निकालती है अपने अंदर से, उसकी क्षमता के आधार पर, और फिर धरातल पर उससे कैसी कैसी आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है, उस ज्वालामुखी के फटने से कैसी कैसी आकृतियाँ बनती हैं, उसके आधार पर जो है ज्वालामुखियों को बांटा गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पहली ज्वालामुखी। पहली ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी। भाई शील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, याद रखिए ये चीज़, सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, लेकिन बेसाल्ट परवा को छोड़कर। अभी बेसाल्ट परवा क्या है, अभी हमने पढ़ा बेसाल्ट परवा क्षेत्र, ये भी एक ज्वालामुखी ही है, ठीक है। तो इसको छोड़कर, यानी सबसे बड़ी ज्वालामुखी, सबसे विशाल ज्वालामुखी यही है, लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है, शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। अब ये बेसाल्ट से बनी होती है, ठीक है। ये शील्ड ज्वालामुखी किससे बनी होती है, बेसाल्ट से निर्मित होती है, बेसाल्ट से बनी होती है। अब ये बेसाल्ट क्या होता है भाई, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनता है, ठीक है। भाई ज्वालामुखी फटी, ठीक है, उसके अंदर से लावा निकला, और वो लावा निकला, जब तरल लावा निकला, ठीक है, कुछ समय बाद फिर वो तरल लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसाल्ट, ठीक है। तो इस बेसाल्ट से ही शील्ड ज्वालामुखी बनी होती है, ठीक है। ये लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, ठीक है। भाई जब लावा निकलता है ज्वालामुखी से तो उस समय बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता, इसलिए इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। जैसा अगर कोई चीज़ गाढ़ी होती है, कोई चीज़ गाढ़ी होगी या बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा उसके अंदर, तो क्या होगा, उसका ढाल कैसा होगा, बहुत तेज़ नहीं होगा। अगर आप एक गिलास पानी को फेंकोगे ना, तो उसका आप ढाल देखना कितनी तेज़ी से जो है वो बहता हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गाढ़ी चीज़ है, कोई शेक है आपके पास, मैंगो शेक, कोई बनाना शेक है, तो अगर अगर आप उसको फेंकोगे, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड, उस बहुत ज़्यादा तरल होता है वो, तो उससे क्या होता है, उसका ढाल तीव्र नहीं होता, ठीक है, वो थोड़ी देर तक जाता है फिर रुक जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। इसलिए इनका जो ढाल होता है वो तीव्र नहीं होता, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, ये कम विस्फोटक होते हैं। भाई कितना आसान है, कैसे होते हैं शील्ड ज्वालामुखी, कम विस्फोटक होते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पे लग गया, यहाँ पे हर जगह कंडीशन दे रखी है, ठीक है, हर जगह कंडीशन दे रखी है। पहली बार जब मैं 11 क्लास में था, जब मैंने पढ़ी थी ना ज्वालामुखी के बारे में, तो मुझसे समझ में ही नहीं आया, मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी ये ज्वालामुखी क्या है, क्या प्रकार है। घर पे पढ़ता था, समझ में नहीं आते थे, फिर बाद में रोने लगता था, ठीक है, समझ में ही नहीं आती थी। तो लेकिन आज मैं आपको ये समझाऊंगा बहुत ही आसानी से, ठीक है, ताकि आप जो है इधर उधर ना भटकें, बल्कि इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो के माध्यम से आप जो है पूरी ज्योग्राफी समझें, ठीक है। क्लास 11 की भी समझाऊंगा, क्लास 12 की भी समझाऊंगा, ज़रूरत पड़ने में 9 10 की भी समझाऊंगा, ठीक है, और ज़रूरत पड़े ग्रेजुएशन तक के लेवल पे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो भैया कैसी होती हैं, कम विस्फोटक होती हैं। पर अगर किसी तरह निकास नलिका से पानी अंदर चले जाए, भाई निकास नलिका क्या होती है, भाई जहाँ से जो ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी फटती है, ठीक है, तो कहाँ से निकलती है, एक छेद सा होता है ऊपर, ठीक है, वहीं से तो निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं, निकास, ठीक है। और वो एक नलिका नलिका होती है, ठीक है, वो तो निकास बिंदु हो गया, लेकिन वो एक नलिका होती है ना पूरी, तो उसी को निकास नलिका कहते हैं। लेकिन अगर वहाँ से पानी अंदर चला गया, यानी अगर हमने मान लीजिए किसी ने धो गया, बच्चे ने ज्वालामुखी के अंदर पानी डाल दिया, तो क्या होगा, विस्फोटक हो जाएगा, ठीक है, विस्फोटक हो सकते हैं। फिर ये लावा फव्वारे के रूप में निकलता है, फव्वारा किसने नहीं देखा, सबने देखा है ना, फव्वारे के रूप में निकलता है, और निकास पर एक शंकु बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। भाई जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी फटने से क्या होता है, अंदर से राख निकलती, गैस निकलती, सब निकलती हैं। अब वो क्या करती हैं, निकलने के बाद फिर वो जो है उसी पे जम जाती हैं, उसी पे जो है आसपास इकट्ठा हो जाती है, फिर एक जो है शंकु की तरह बन जाता है। वो ज्वालामुखी एक शंकु की तरह लगती है। कैसे लगती है वो ज्वालामुखी, एक शंकु की तरह लगती है, जैसे हम कहते हैं सिंडर शंकु, ठीक है। तो यानी जब ये फटती है ना, जब लावा निकलता है तो एक सिंडर शंकु बन जाता है, ठीक है, वो शील्ड ज्वालामुखी एक सिंडर शंकु की तरह बन जाती है, ठीक है। दूसरा प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी, मिश्रित, ठीक है, मिली हुई ज्वालामुखी। अभी से देखते हैं जल्दी से। इसमें से अधिक ठंडे और श्यान लावा निकलता है। भाई कैसा लावा निकलता है, ठंडा लावा निकलता है, ठीक है। दूसरा श्यान का मतलब होता है गाढ़ा और चिपचिपा, गाढ़ा और चिपचिपा। तो कैसा लावा निकलता है, इसमें से गाढ़ा लावा और चिपचिपा लावा निकलता है, ठीक है। बात आ गई समझ में। अक्सर तो विस्फोटक होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोटक होते हैं, और इनसे लावा के साथ क्या क्या निकलता है, ज्वलखंड शिम भी निकलता है, पदार्थ भी निकलता है, राख भी निकलता है, सब कुछ निकलता है भैया, ठीक है।
ये पदार्थ निकास नलिका का, अब ये क्या होता है देखिए, अब ये जो पदार्थ होते हैं ना, ज्वलनशील पदार्थ, राख, ये क्या करते हैं, ये पदार्थ जो है निकास नली के आसपास, भाई जो निकास नलिका होती है जहाँ से लावा निकलता है, उसके आसपास ये परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, फिर जिनके जमा मिश्र ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं, फिर ये जो है मिश्र ज्वालामुखी बन जाती है। आप फोटो में देख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है, ये जो है परतों के रूप में ये पदार्थ जमे हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, मिश्र ज्वालामुखी। ठीक है, तीसरा प्रकार देख लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या है हमारे पास, तीसरा प्रकार है हमारे पास भैया ज्वालामुखी कुंड। ठीक है, ज्वालामुखी कुंड क्या है, अब देखिए, ये सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ठीक है, सबसे अधिक विस्फोटक, आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय खुद नीचे धंस जाते हैं। भाई कुछ कुछ होते हैं ना, कोई बम बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, कई बार जब उसे चलाता है कोई बंदा तो उसी पे लग जाता है। ठीक है, कोई बंदा गोली चलाता है, बहुत खतरनाक बंदूक चलाता है, बहुत खतरनाक हथियार चलाता है, तो कई बार क्या होता है उसी को वो नुकसान पहुंचा देता है। तो इसी तरीके से ये ज्वालामुखी कुंड भी होता है। क्या होता है, इतना ज़्यादा भयानक होता है, इतना ज़्यादा विस्फोटक होता है कि जैसे ही इसमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा नहीं बनाता, बल्कि क्या करता है, खुद ही बेचारा धस जाता है, अपने अपने अपनी शक्ति से खुद ही धस जाता है। ठीक है, अब और जब ये धंसता है तो क्या होता है, धंसने से क्या होता है, एक गड्ढा सा बन जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड। ठीक है, अगला है बैसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। भाई ये भी एक ज्वालामुखी है। अब ये ज्वालामुखी जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड लावा लावा उगलते हैं, बहुत ज़्यादा तरल लावा उगलते हैं, जो बहुत दूर तक बह निकलता है। जिस तरीके से हम पानी को फेंक देते हैं ना, बहुत दूर तक जाता है पानी। ठीक है, इसी तरीके से ये ज्वालामुखी जो होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा तरल लावा उगलते हैं और जो बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, बहुत दूर तक जाता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। ठीक है, यानी जो संसार के कुछ ऐसे भाग हैं जो हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके, यानी जो लावा प्रवाह होता है, लावा का प्रवाह होता है, उससे ढके हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए भारत का दक्कन ट्रेप आप पढ़ सकते हैं उसे। ठीक है, जो भारत का दक्कन ट्रेप है वो, जिस पर आज वर्तमान में अगर देखा जाए महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वो जो है बैसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। यानी वहाँ पे जो है ज्वालामुखी ने जो लावा निकाला था उसका प्रवाह हुआ है खूब। ठीक है, लास्ट ज्वालामुखी का प्रकार है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। भाई मध्य महासागरीय शब्द से ही पता लग गया, शब्द पकड़ो, शब्द से ही पता लग गया कहाँ होगी ये ज्वालामुखी, समुद्र में होगी। अब आप कहोगे यार समुद्र में भी होती है ज्वालामुखी, यहाँ समुद्र में भी ज्वालामुखी होती है। ठीक है, तो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागर में होता है। यानी ये ज्वालामुखी कहाँ फटती हैं, कहाँ निकलती हैं, महासागरों में। भैया महासागरों में होती हैं ज्वालामुखी। ठीक है, मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, एक पहाड़ों की सीरीज होती है। ठीक है, महासागर के अंदर इस कटक के मध्यवर्ती भाग में, बीच के भाग में क्या होता है, लगातार उद्गार होता रहता है, लगातार जो है ज्वालामुखी फटती रहती है। ठीक है, इसे हम अगले चैप्टर जो महासागर और महाद्वीपों का वितरण है उसमें बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए आप। अब ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ जो मेन टॉपिक है, जिसको समझने में मैंने पता नहीं कितना टाइम लगा दिया था, समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या ये बैथोलीत, लेकोलीत, पता नहीं क्या क्या चीज़ थी। नाम तो बहुत बड़े अच्छे लग रहे थे पढ़ने में, बैथोलीत कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकोलीत कोई अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जब पढ़ने में कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो आज मैं आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आया हूँ मैं आज। ठीक है, तो आपको ये पता है ज्वालामुखी फटता है, लावा निकलता है, ठंडा होता है, फिर क्या बनती है, आग्नेय शेल बनती है। ठीक है, आग्नेय शेल बन जाती है। अब देखिए होता क्या है, कई बार क्या होता है, जो लावा होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है वो लावा निकलता है, कई बार क्या होता है वो लावा धरातल पर आकर जमता है। ठीक है, लावा ज्वालामुखी फटी, लावा निकला, धरातल पर आया और ठंडा होके जम गया। कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी फटता तो है लेकिन वो लावा धरातल पर नहीं आता, ज़मीन पर नहीं आता, बल्कि अंदर ही फटा और अंदर ही जो है जम गया, अंदर ही जम जाता है। ठीक है, तो जब वो अंदर ही जम जाता है, जब जब लावा धरातल पर नहीं आता, अंदर ही जम जाता है, तो क्या होता है, बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं, बहुत सारी शेप्स बन जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आकृतियाँ। क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आकृतियाँ कहते हैं। अब कौन कौन सी आकृति होती है, जैसे बैथोलीत। अब बैथोलीत में क्या होता है कि जब
ये भी एक अंतर्वेदी आकृति है, ठीक है, जो अंदर ही जम जाता है लावा। तो अंदर ये जो है अंदर ही लावा जम जाता है। किस आकार में जमता है? एक गुंबद के आकार में जमता है, ठीक है। गुंबद आपने देखी ना, उस गुंबद के आकार में जम जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जब ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी फटने से वो लावा धरातल पर ना के बल्कि जो है ज़मीन के अंदर ही एक गुंबद के आकार में जम जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेथोलीत, ठीक है। लेकोलीत समझो। लेकोलीत में क्या होता है? ये भी गुंबद की तरह ही होता है, लेकिन गुंबद की तरह तो होता है, लेकिन होता क्या है इसमें कि ये जो एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है, ठीक है। ये दिख रहा है चित्र में, ये क्या है? एक पाइप की तरह है, एक वाहक नली है, इस नली से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस इतना फर्क है। इसे हम क्या कहेंगे? लेकोलीत, ठीक है। अब आते हैं लेपोलीत। कई बार क्या होता है जे कई बार क्या होता है कि लावा आता है, ठीक है। लावा क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। देखिए ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको, ये इसे हम कहते हैं कमजोर धरातल। इसे हम क्या कहते हैं? कमजोर धरातल कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो कमजोर धरातल है, इस कमजोर धरातल पर कई बार क्या होता है? लावा चला जाता है। और यहाँ पर ही अगर तश्तरी के आकार में जम जाए, एक प्लेट के आकार में जम जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेपोलीत कहेंगे। अगर ये कुछ इस तरीके का आकार में जम जाए तो इसको फैकोलीत कहेंगे, ठीक है। और अगर ये एक चादर की तरह आकार ले ले, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिल या फिर शीट कहेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो लावा होता है ज़मीन के अंदर एक दीवार की तरह जो है खड़ा होकर जम जाता है, ठीक है, एक समकोण की तरह जम जाता है, ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाइक। इसको हम क्या कहते हैं? डाइक, ठीक है। तो ये है, मतलब ये है कि जब भाई लावा फटता है, लावा के फटने से वो धरातल पर नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर ही जम जाता है, तो बहुत सारी आकृतियाँ ले लेता है, ठीक है। तो वही आकृतियाँ मैंने अभी आपको बता दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत सारे डिटेल में लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आप पढ़ोगे बिल्कुल जो है आप दिमाग खाली हो जाएगा, ठीक है। तो उसे आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ थी, जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जो आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है, वो किस तरीके की होती हैं, कैसी होती है, गुंबदनुमा होती है, चादर की तरह होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नंबर मिलते हैं। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें और लिखी हुई हैं जो आप देख सकते हो। बाकी इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कम पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी वाले से थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, कई बार पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप जो है पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। उसको भी पढ़ेंगे, उसकी भी वीडियो आएगी। उसके बाद धीरे धीरे पूरी किताब मैं आपकी 11 क्लास की ख़त्म करवा दूंगा। फिर जो दूसरी किताब है आपकी 11 क्लास की वो शुरू करूँगा, ठीक है, उसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट आ रहे हैं कमेंट करो यार, अभी बताऊँगा, डाउट जो है अभी सोल्व करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।